चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। करें स्टार्ट? यस। ओके, तो राइट डाउन द हेडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो अच्छे से। लिख लिया? ओके, देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो टाइटल हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा, हेडिंग लिख लेना, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। पता है पॉलिनोमियल क्या होता है? बताओ। सर कोई भी एक्स के कोएफिशिएंट में पावर रेज होता तुम बताओ समीर। सर ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हो, पॉली मतलब मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल मतलब पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, तो ये इसका आप चाहें तो ब्रेक करके मीनिंग समझ सकते हैं। पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे एक्सप्रेशन होता क्या है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो इधर देखें पहले, पॉलिनोमियल एक्चुअली होता है एक फंक्शन ही है। क्या होता है ना, एक वेरिएबल का फंक्शन है ना, एक्स का फंक्शन हम लेके चलेंगे। तो मैं ऐसा लिखूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले देखो इसको अच्छे से ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, ये क्या है? एक जनरल पॉलिनोमियल हमने लिखा है nth डिग्री का। कौन सी डिग्री का? nth डिग्री का। अब ये डिग्री कैसे देखते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसको डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, 10th में पढ़ के आते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ कि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू अप टू ए टू ए वन ए नॉट, ये सब क्या है? These all are coefficient and belongs to real number। ठीक है, पूरा कंप्लीट बोलो, belongs to real number भी। ठीक है, तभी इसको हम रियल पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे पॉलिनोमियल के भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है रियल पॉलिनोमियल, सेकंड होता है इमेजिनरी पॉलिनोमियल। तो वो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि रियल कब होता है, इमेजिनरी कब होता है। तो जब भी कोफिशिएंट बिलोंग्स टू आर होंगे तो वो रियल पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब इतना डीप में हम पॉलिनोमियल नहीं ले जा रहे क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जाना है एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन को हमें पढ़ना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए एन, हियर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू ए टू ए वन एंड ए नॉट, ऑल आर नोन एज कोफिशिएंट एंड दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है? अब ये एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ, x क्या है? यहाँ पे x कोई भी एक वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखो, डिग्री यहाँ पे n है, फिर एक कम हो गई डिग्री ना, n माइनस वन, n माइनस टू से बढ़ते बढ़ते मतलब घटते घटते 2, 1 और x की पावर 0 पे चली गई। तो देखो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है सब में? n, तो उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है इसकी? n। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इसमें? n। और यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो बिलोंग्स टू होल नंबर, बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू होल नंबर। जैसे कि अगर x की डिग्री 0 हो गई, होल नंबर 0 से शुरू होता है ना, x की डिग्री 0 अगर आप ले लोगे तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर x की डिग्री 1 हो गई तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, x की डिग्री 2, उन सब पे मैं अभी धीरे धीरे आऊँगा। ठीक है, इतना आप समझ जाओ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। x की हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं और वो बिलोंग्स टू होल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, होल नंबर। कई बुक्स में इसको नेचुरल नंबर से वो लोग दिखाते हैं, वो गलत है। अगर नेचुरल नंबर से शुरुआत करोगे तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए बिलोंग्स टू होल नंबर याद रखना। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे लिख दूँ कि
देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? n n। तो x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो कितना दिख रहा है? an दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है ना किसी भी पॉलिनोमियल में, उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। सुना है ये नाम पहले? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे an क्या हो जाएगा? an को हम क्या कहेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट उसका नाम क्या है? an। आ रही बात समझ में? ठीक है। और अगर आप इस पॉलिनोमियल को nth डिग्री का पॉलिनोमियल कहते हो, क्या कहते हो? nth डिग्री का। तो यहाँ में एक कंडीशन जो मस्ट कंडीशन है, an नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? yes क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट को अगर आप 0 कर दोगे तो आपकी ये वाली डिग्री खत्म हो जाएगी, फिर ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर ये n-1 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ एक ध्यान रखना है आपको। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे साइड में। एक पॉलिनोमियल में लिखता हूँ, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x³ - 5x + 6। अब इसमें मुझे आप ये बताओ डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है इसकी? 3। वेरी गुड। और इसमें लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? 2। आ रही बात समझ में? x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हो जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। आ रही बात समझ में? कर लोगे इतना? ठीक है, कॉपी करो इतना। देखिए पॉलिनोमियल के बाद अगला टाइटल हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे बेस्ड अपॉन डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द सेंस कि बेस्ड अपॉन डिग्री, तो डिग्री पर बेस्ड लिखे हेडिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अंदर लिख लीजिएगा, सब हेडिंग लिख लीजिएगा बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, डिग्री किसकी डिग्री? लीडिंग पोजीशन वेरिएबल की डिग्री, है ना, वेरिएबल की डिग्री पर बेस्ड। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं उधर लिख दूँ एक बार वापस पूरा पॉलिनोमियल, ताकि उससे हम सारे कट कर करके सारे बनाते चलेंगे। ठीक है ना। तो जैसे f(x) इक्वल टू क्या था? an x⁴n an-1 x⁴n-1 से लेकर के कहाँ तक? a2x² प्लस a1x प्लस a0 तक। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले नंबर पे बात करूँ, पॉइंट नंबर 1 पे, तो x की डिग्री अगर मैं 0 ले लेता हूँ, n की वैल्यू 0 रख दो, तो n की वैल्यू 0 रखने पर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे a0 x⁴ दैट इज गोइंग टू बी a0, यानी आपको इस पूरे पॉलिनोमियल से सिर्फ a0 उठाना है। ठीक है, इसको कट करते चलना है। जैसे आप n = 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक फंक्शन मिलेगा, इसको हमने फंक्शन लिखा था ना f(x) = क्या मिला? क्या मिला? a0 मिला। उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो, इसको कुछ लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल को f(x) = cb कहते हैं, f(x) = kb कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे a0 बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्लिक करके मैं cb लिख दूँ, एक ही बात है। f(x) = c, c क्या है? एनी कांस्टेंट। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर आपने n = 1 रख दिया, n = क्या रख दिया? 1 रख दिया, तो ये पॉलिनोमियल जो होगा इतना मिलेगा हमें, इतना मिलेगा a1 x⁴1 प्लस a0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में फंक्शन जो बनेगा या पॉलिनोमियल जो बनेगा वो क्या बनेगा? a1x प्लस a0। उसको कुछ लोग अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं ax प्लस b। ठीक है, बात एक ही है, यहाँ पे a1 और a0 ले लो, एक ही बात है ना। कांस्टेंट है दोनों, कोफिशिएंट है, कुछ भी ले सकते हैं आप इसको, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक में ऐसे लिखते हैं तो हम भी ऐसे लिखते चलेंगे। यहाँ पे इसमें c लिखते हैं तो मैंने c लिख दिया था। इसको ax प्लस b कहेंगे। इसको क्या नाम है इसका? इसका है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है ना, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ में? नंबर 3 की अगर बात करें, अगर आप x की डिग्री हाईएस्ट कितनी लगे? देखो 0 लिया, n 0 हो गया, n 1 हो गया, n = 2 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? वेरी गुड, ax² प्लस bx प्लस c। आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक, जो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? नंबर 4 पे हम लेते हैं f(x) = अगर n = 4 रख दिया, इसमें n की जगह 4 रख दिया, तो डिग्री हाईएस्ट 4 हो जाएगी। 3 रखते हैं, सॉरी क्यूबिक बचा है ना, क्यूबिक बचा है। ओके, कितना हो जाएगा? ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं लिखूँ क्या साइड में n इक्वल टू 0 फिर 1 2 3, चलेगा? वेरी गुड। नंबर 5, ठीक है, n इक्वल टू 4 लिया तो कितना हो जाएगा? इसका नाम क्या है? वेरी गुड, इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई बात यहाँ तक समझ में? अब अगर n इक्वल टू 5 ले लिया तो अगला पॉइंट जो है n इक्वल टू 5 लेने पर क्या बनेगा? बहुत ध्यान से सुनना। एफ एक्स इक्वल टू बनेगा, सोच के देखो, यहाँ पे आप देखो ए एक्स की पावर 5 से शुरू होगा, यस और नो? कोई डाउट है? नो, प्लस बी एक्स रेज टू 4 वेरी गुड, प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ। वेरी गुड। इसका कुछ नाम पता है आपको? इसको कहते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके लिए नई बात है, इसको लिख लीजिएगा, क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक इसीलिए मैं लिख रहा था, मुझे पता है तुम लोग रोकना चाहते थे पर मैंने लिखा उसको जानबूझ के, कभी ऐसी एनसीईआरटी में कहीं कुछ दिख जाए, कोई ऑब्जेक्टिव दिख जाए सिंपल सा कि इसका नाम क्या है? क्विंटिक पॉलिनोमियल, दैट्स इट। कॉपी करो इतना। देखिए, बेस्ड ऑन डिग्री के बाद अगला टाइटल है इसी के अंदर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, बेस्ड ऑन टर्म्स। हेडिंग लिखिए, बेस्ड ऑन टर्म्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, इसके अंदर दो बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे काम की है। पहली बात ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, कितनी टर्म है? ओनली एक टर्म से, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ। टर्म्स समझते हो? जैसे कि कहीं पे लिखा है ए एक्स प्लस बी, तो कितनी टर्म्स लिखी है? ये दो टर्म्स लिखी ना, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो देयर आर टू टर्म्स। अगर कहीं पे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, तो कितनी टर्म्स है ये? 3 टर्म्स। तो बेस्ड ऑन टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। तो अगर मैं एक फंक्शन ऐसा लिखता हूँ, एक पॉलिनोमियल ऐसा लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू ए, क्या है इसके अंदर? एक टर्म है, तो 1 टर्म्स है ना, 1 टर्म, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इट इम्प्लाइज दिस इज नॉन एज मोनोमियल। आ रही बात समझ में? ठीक है, और इसी में सेकंड पॉइंट हम सीखेंगे कि अगर वो टर्म कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, किसी भी डिग्री की हो सकती है। जैसे जस्ट सपोज x टू द पावर 15 प्लस 1, कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स। वेरी गुड, 2 टर्म्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। क्या कहेंगे इसको हम? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब 1। अगर 3 टर्म्स हो गई तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे, एंड सो ऑन। बाकी की हमें जरूरत नहीं है ना, हमें बाइनोमियल और मोनोमियल से थोड़ा सा फेमिलियर रहना है। आ रही बात समझ में? आता तो इतना लिखने के बाद देखिए अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी? हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली, हमको पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो मैं अगला टाइटल यहाँ पे ले लेता हूँ साइड में, देखो अगला हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बारे में बात करें, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसी भी क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है, उसको लिखते हैं हम इस तरीके से। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो यहाँ अगेन ए बी सी क्या है? ए बी सी दे आर नॉन एज कोफिशिएंट एंड दिस ऑल कोफिशिएंट आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक, और ए को हम क्या कहेंगे? अगेन ए क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट। ए क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट। ए इज लीडिंग कोफिशिएंट। इसको शॉर्ट में लिख दूं मैं एल डॉट सी डॉट। ठीक है, और मस्ट कंडीशन क्या है इसके लिए? ए नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी मस्ट कंडीशन है कि भैया ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये वेनिश, और ये वेनिश होते ही ये लीनियर हो जाएगा फिर तो। और आपने हेडिंग क्वाड्रेटिक लिखी है तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं और सी को हम क्या कहते हैं? कुछ आइडिया है? नहीं, इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट टर्म। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टर्म। जो चीज़ें नई हैं उनको एडप्ट करते चलिएगा। हालांकि 11th में आपने ये पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ नई नई चीज़ें हैं, उस पर आप जरूर ध्यान रखें। सी को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट टर्म।
जैसे किसी क्वेश्चन में उसने हमें क्वेश्चन दिया है घुमा फिरा के और बोल रहा है कि भैया एब्सोल्यूट टर्म निकालो। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब आपको क्वाड्रेटिक में जो सी है कांस्टेंट जिसमें x की पावर 0 है वो हमें फाइंड करना है। आ रहा है समझ में? तो एब्सोल्यूट टर्म नाम से भी वो डरा बुरा के हमें बता सकता है। इसका कोई नाम नहीं, ये कोफिशिएंट ऑफ x ही कहलाएगा। ठीक है, इतना कॉपी करो। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद जो अगला हमारा टाइटल होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करें बात? देखो दोनों में पहले डिफरेंस समझना। आप बता सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस आने वाला है? सर पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 नहीं करते हम, अच्छा, और इक्वेशन होता है तो इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। वेरी गुड। देखो इक्वेशन की डेफिनेशन ही ये होती है, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी, इसको आप हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को आप जीरो के इक्वेट कर देते हैं, किसके इक्वेट कर देते हैं? जीरो के, तो वो एक्सप्रेशन जो होता है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो कर दूंगा, यानी मैं एफ एक्स की जगह पूरा जीरो करने वाला हूँ, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? ये डेफिनेशन लिखाने की जरूरत तो नहीं है? ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, अगेन ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट। ये सब बातें आपको याद रखना है। ठीक है, वो सेम बातें लिखने, हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको। ठीक है, अब देखो अगला जो टाइटल है वो है रूट्स ऑब्लिक जीरोस ऑब्लिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स, सॉल्यूशन ऑफ एक्स। ये तीनों सेम बातें, वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉल्यूशन ऑफ एक्स ही बात, एक ही बात। करें बात? तो रूट्स के बारे में कुछ जानते हो? पढ़ के आए हम लोग 9th-10th में क्वाड्रेटिक के रूट्स। पहले तो कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा, ग्रीक वर्ड्स है ना, दोनों ग्रीक अल्फ़ाबेट है। और होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है रूट्स की? The solution of that equation which on putting in the equation gives us 0, value of the equation is 0. ओके, हाँ तुम बताओ, तुम बताओ। वही सर, जो उसने कही वही, भले हमने सुनी नहीं है ना, भले तूने सुना नहीं हो कि उसने क्या कहा, बस वही सर जो इसने कहा है वही। देखो रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ये तीनों सिनोनिम्स एक दूसरे के, लेकिन इन दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा एक बेसिक बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसके बारे में मैं बात करूँ। देखो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस आता है ना, वैसे ही इसमें भी डिफरेंस आता है। जीरोस क्या होता है? होती सब वैल्यूज ऑफ एक्स ही होता है, एक्स की वैल्यूज जिस पर हमें ये सेटिस्फाई करके दे दे, ठीक है ना, इसमें रख दो तो वो सेटिस्फाई कर जाए। देखो जीरोस का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखने पर, इसमें रखने पर जीरो दे दे। क्या दे दे? जीरो दे दे, उसको हम कहते हैं जीरोस। ठीक है, रूट्स क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर वो उसको सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई कर जाए मतलब जैसे मान लो राइट साइड जीरो ना होकर के कुछ और दिया होता, तो इधर मैं एक्स की जो वैल्यू रखूंगा वो उधर आनी चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, दोनों एक्स की वैल्यूज ही। सॉल्यूशन ऑफ एक्स का मतलब भी वही है कि एक्स की वैल्यूज जिस पर ये सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब जैसे इसमें अगर आप देखो राइट साइड जो भी नंबर दिया है उसको अगर इधर बुला लोगे तो उधर तो जीरो ही बनना है। आ रहा है ना समझ में? तो अल्टीमेटली बन जीरो ही रहा है, लेकिन एक बेसिक माइन्यूट सा दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो वो ऑरली आप समझ लीजिए, लेकिन लिखते वक्त हम एक कॉमन डेफिनेशन ही लिखेंगे। तो लिखें हेडिंग रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स। हेडिंग लिखने के बाद डेफिनेशन लिखें, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, roots are the values of x at which the quadratic equation
शॉर्ट में लिखो भैया, शॉर्ट में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यू ई लिखो अब, है ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास। क्यू डॉट ई डॉट लिखोगे चलेगा। क्या लिखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। समझ जाओगे? यस। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो करें आगे बात, आगे बात करें। ठीक है, देखें किसी भी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं। कैसे पता चला हमें कि दो रूट्स होंगे? सर इसकी वैल्यू जो हाईएस्ट डिग्री होगी, एक एक बोला करो। हाँ, जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। देखो किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। आ रही बात समझ में? ये सब पॉलिनोमियल में आप पढ़ के आए हो क्लास 10 में कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने रूट्स आते हैं, उसके उतने ही सॉल्यूशन आएंगे x की वैल्यूज़ में। आ रहा है समझ में? तो जैसे क्वाड्रेटिक में आप देखोगे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। अगर लीनियर होता तो एक ही वैल्यूज आती, x की एक ही वैल्यू पर जिस पर वो उसको सेटिस्फाई कर रही होती। क्यूबिक होता तो 3 आती, अल्फा बीटा गामा। बाई क्वाड्रेटिक होता तो 4 आती, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आई बात समझ में? दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो अगली बात जो है हमारी वो ये है कि हाउ टू फाइंड द रूट्स। अल्फा और बीटा कैसे फाइंड करते हैं? कितनी मेथड्स होती है? कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? बताओ। टोटल 3 मेथड होती है इसके अकॉर्डिंग। बताओ पहली मेथड। पहला होता है अपने फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। दूसरा वो द्रोणाचार्य वाली मेथड, -b प्लस और माइनस श्रीधराचार्य। वही -b वाली, डेल्टा वाली। और एक थर्ड होती है वो कोएफिशिएंट वाली होती है, एक परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना, बना के सॉल्व करते हैं वो वाली, है ना, उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग और परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 3 तरीके हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के। करे बात, तो अगला टाइटल लिखेंगे, लिखो मेथड्स टू सॉल्व रूट्स या मेथड्स टू फाइंड रूट्स। हेडिंग लिखो मेथड्स टू फाइंड रूट्स। देखिए हेडिंग लिख ली हमने, मेथड टू फाइंड द रूट्स। इसके अंदर पहली मेथड जो है वो क्या है? फैक्टराइजेशन। तो लिखे हेडिंग फैक्टराइजेशन। करे बात। अब देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे फैक्टराइज करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप कैसे फैक्टर करते हैं? इसके आते हैं तुम लोगों को? जैसे इसको ब्रेक करते हो तो a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? 2 रूट्स हैं, उसके हमने फैक्टर बना लिए। ठीक है, फैक्टर ऐसे ही तो होते हैं, हम लोग छोटी क्लास में पढ़ गए हैं ना फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लेकिन वहाँ हमने इस a के बारे में नहीं पढ़ा। ये a मैंने यहाँ आगे लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये लीडिंग कोफिशिएंट, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये हम लोग इसको मिस कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। अगर ये 1 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 के अलावा कुछ हुआ तो हमें यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसको ब्रेक कैसे करते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में, a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका क्या रोल है मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लीडिंग कोफिशिएंट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हर टॉपिक में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहीं पर हाथों हाथ। एक्स स्क्वायर बोलो, कोई भी क्वाड्रेटिक बोल दो जिसके फैक्टर हमें पता हो या हम निकाल सकते हैं। ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं इसको? 6 1 जा 6 करते हैं, फिर 6 को ऐसे ब्रेक करो कि माइनस, मतलब 2 नंबर्स के एड या सब्ट्रैक्ट में ऐसे ब्रेक करो कि -5 आ जाए। कैसा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। यस और नो? ठीक है, इसको जब आप कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? x माइनस 3 एक्स माइनस 2, यही तो आंसर आता है। ऐसे ही फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, नंबर 2 लिखें, पॉइंट नंबर 2 श्रीधराचार्य फॉर्मूला। लिखे हेडिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी हमारे किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बनेंगे तो
ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला के प्रूफ की तरफ मैं अप्रोच करूँगा। तो ध्यान से देखना, किसी भी क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, बोलो, ax² प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन बोला तो पूरा बोलो, 0 तक जाओ, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले a कॉमन ले लिया, है ना। पूरे को a से डिवाइड लगा दो या a कॉमन लेके 0 में डिवाइड लगा दो, दोनों एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस सी बाय a इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, b बाय a, उसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, b बाय 2a आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो x² प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस वो स्क्वायर मैंने जोड़ा, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने c बाय a में से, वेरी गुड, माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर घटा दिया, कर दिया इतना। ये मेथड्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायरिंग ये सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे इसके प्रूफ पे जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे क्या बन गया, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, यस और नो, चेक करो, a² प्लस b² प्लस 2a भी करते ही ये आ जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड लगा दो, तो ये राइट साइड जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यस और नो। ये उधर जाके खुलेगा तो b² बाय 4a² और ये माइनस में c बाय a हो जाएगा। इसका एलसीएम लो तो कितना जाएगा, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, 4a² एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, b² और इधर कितना आएगा, 4a टाइम्स ऑफ c हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इधर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया एलसीएम लेने तक। इसके बाद आप क्या करो, जैसे इधर स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो। स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट लगाओ, तो x प्लस b बाय 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस टाइम्स ऑफ रूट b² माइनस 4ac अपॉन इसका स्क्वायर अंडर रूट लगाते कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, यस और नो। अंडर रूट लगाते ही अंडर रूट 4a² कितना हो जाएगा, 2a। अंडर रूट से 4 बाहर आया, a² बाहर आया तो इतना बच जाए। इसके बाद इसको राइट साइड ले जाओ, तो x इक्वल टू माइनस b बाय 2a प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक की बात समझ में। पूरे का एलसीएम ले लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब x इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा पूरे का, 2a। यहाँ क्या बचेगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac। और यही श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना है कब, जब हम किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर पाने में प्रॉब्लम में आ रहे हो तब, ठीक है। यानी किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ये फॉर्मूले से जाएंगे। आ रही बात सुन में, कॉपी करो इतना। देखो यहाँ आप देख रहे हो x इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की कितनी वैल्यूज लिखी है, दो वैल्यूज, क्योंकि अगर एक प्लस का साइन लोगे तो एक वैल्यूज और माइनस साइन लोगे तो दूसरी वैल्यूज। आ रही बात समझ में। और x की 2 वैल्यूज आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक से स्टार्ट किया था और क्वाड्रेटिक के लिए तो सॉल्व किया, तो x के 2 आंसर आए ना। अब देखो ये क्या है, x की वैल्यूज है, दोनों x की वैल्यूज है, यानी कि रूट्स हैं। x की वैल्यूज यानी क्या, रूट्स। तो क्या मैं इसको पहले मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। x इक्वल टू माइनस b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक प्लस साइन के साथ अलग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग प्लस साइन, कॉमा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग माइनस साइन। तो x कितना आएगा, माइनस b माइनस अपॉन 2a। तो इसमें से मैं एक को अल्फ़ा कह देता हूँ क्योंकि ये रूट्स हैं इसलिए, तो अल्फ़ा कह दिया इसको मैंने, तो कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस, और इसको मैं बीटा कह देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देखना, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो, पढ़ के क्या याद करके आए हो कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय a। वो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो दोनों रूट्स हैं हमारे पास, यहाँ इन दोनों का सम कर दो, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दोनों में एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर में जब ऐड करोगे तो एलसीएम आएगा नीचे 2a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस b प्लस रूट में b² माइनस 4ac, और वहाँ पे माइनस b माइनस रूट में कितना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो कुछ कट रहा है क्या? ये रूट वाली क्वांटिटी कट गई। माइनस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी, और नीचे कितना है 2a, 2 से 2 कटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया? माइनस बी अपॉन ए। दिस इज नॉन एज सम ऑफ रूट्स। इसको हम क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट्स। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स का, माइनस बी अपॉन ए, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं ना? इसको मैं और करके लिख दूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, ये भी तो कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये भी हम लोगों को आता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाय ए। वो निकाल के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो अगला टाइटल यहीं पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके लिए आप क्या करोगे? अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो ये अल्फा लिखा है, ये बीटा लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो देखो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यस और नो? 2a इंटू 2a। और ऊपर की तरफ देखना, a प्लस बी की फोटो और a माइनस बी की फोटो दिख रही है क्या आपको? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा समझ सकते हो, a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, यस और नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा बीटा कितना बचा? प्लस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से 4 गया, a से एक a गया, तो कितना बचा? c बाय ए। तो अल्फा बीटा कितना आया? c बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नॉन एज c बाय ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब देखो ये अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कब से हम इसको लेके चल रहे हैं, दिस इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये पॉइंट भी हम लिखेंगे, पहले इतना कॉपी करो। देखिए अभी हम बात डिस्क्रिमिनेंट की कर रहे थे ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में आ गए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मेथड्स टू फाइंड द रूट्स। उसके अंदर हमने पहले नंबर पे क्या पढ़ा? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं? है ना? अब इस फॉर्मूले की वजह से हम लोग इतना डीप में जा रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही। तो यहाँ मैं बात कर रहा था डिस्क्रिमिनेंट की, तो हेडिंग लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे इसी के अंदर, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब देखो अंडर रूट के अंदर हेडिंग लिखा डिस्क्रिमिनेंट। अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब से यही चल रही है ना? तो देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को बेसिकली हम डी और डेल्टा दोनों से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑब्लिक करके लिख दूं या एक ही बात है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका रोल क्या है डिस्क्रिमिनेंट का? कुछ आइडिया है? सर वो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करने में भी यूज होता है। वेरी गुड, ये नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करने में हमें हेल्प करेगा। उस पर हम बाद में आएंगे, अभी उतना बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि अभी से ही बात करने लग जाए। फिलहाल मुझे थर्ड मेथड बतानी है, स्क्वेयरिंग वाली, कंप्लीटिंग स्क्वेयर वाली। तो हेडिंग लिखो, ये डिस्क्रिमिनेंट करके आप छोड़ दीजिएगा। नीचे एक चाहे तो एक एरो बना के एक बात लिख लें, लिखें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखें, और नीचे एरो बना के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, discriminant decides the nature of roots, लिख लिया? ठीक है, अगली हेडिंग लिखो। अगली हेडिंग लिखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 किसका? इस हेडिंग का। लिखो हेडिंग मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, या इसको परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखना है। लिखे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। लिखे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ए करके लिखें। किसी भी क्वाड्रेटिक को हमें अगर
परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं पहले वो आप स्टेप्स लिख लीजिएगा। लिखिए पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखें, लिखें पॉइंट नंबर बी, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने श्रीधराचार्य के प्रूफ के दौरान किया था, ठीक है ना, वहाँ मैंने किया था, आपको हवा भी नहीं लगने दी मैंने, और वहाँ पे परफेक्ट इसके बना दिया था तुरंत। वही बातें हम यहाँ लिख रहे हैं। अब नंबर 3 लिखें, एड एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट the square of half of coefficient of x, इस एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के कोफिशिएंट का जो हाफ आपने किया था सेकेंड स्टेप में, उसका क्या करना है, उसके स्क्वायर को एक बार एड एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। आ रही बात समझ में? अब कैसे करेंगे, तीनों स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कहा। एक बार वापस से सुनो, मुझे वापस से जो मैंने आपको समझाया मुझे बताओ। पहली स्टेप क्या है, Make the coefficient of x is equal to 1. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। Leading coefficient. ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करना है। उसको हाफ कब करेंगे हम लोग, जब पहले लीडिंग कोफिशिएंट 1 बन चुका होगा तब। उसके बाद ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप, स्क्वायर ऑफ द हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को जो हाफ किया है आपने, उसके स्क्वायर को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट सपोज, पहले समझना, लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक है। जस्ट सपोज कोई भी एक रैंडमली मेरे माइंड में क्लिक हुआ और मैंने ये लिख दी, इसको मुझे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो आप देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, वो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो आपको पहली स्टेप फॉलो नहीं करना है। फिर आ रही बात समझ में? कई बार होगा ऐसा, कई बार ऐसा नहीं भी होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर दिया रहेगा। जैसे सपोज यहाँ पे 5 दिया रहता तो मैं क्या करता, 5 से डिवाइड करता, तो यहाँ पे क्या बन जाता, 5 हट जाता, 7/5 और 10/5 हो जाता। आ रही बात समझ में? ऐसे डिवाइड करते हैं। राइट साइड भी 0/5 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है नहीं तो करने की जरूरत नहीं। सेकंड स्टेप क्या होती है, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करना है, हाफ यानी आधा करना है उसको ना, तो 7 को हाफ करोगे तो 7/2, उसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान से देखना, कब ऐड करते हैं कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ आप क्या करोगे, स्टार्टिंग की दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख दो, फिर एक्स का कोफिशिएंट जो आपने हाफ बना रखा है साइड में, उसका स्क्वायर पहले ऐड करो। क्या करो, ऐड कर दो। फिर ये जो कांस्टेंट लिखा है इसको एज इट इज लिखो, फिर इसका स्क्वायर क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो, अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, ये दोनों प्लस के और माइनस के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन आप वहीं पहुंच जाओ। इतना करने के बाद स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स होती है वो हमेशा किसी का स्क्वायर बनती है। तो देखो ये किसका स्क्वायर बन रही है, बोलो, वेरी गुड, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर ये बन रहा है। और इधर ये जो भी कुछ है कांस्टेंट, उसको राइट साइड भेज दो, तो राइट साइड भेजते ही ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का होते कितना हो जाएगा, 49/4, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 49 माइनस 40/4, ये कितना हो जाएगा, 9/4। उसको कैलकुलेट कर लिया। फिर इस स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लगा दो दोनों साइड। तो जैसे अंडर रूट लगाओगे, मैं ऊपर लिख दूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 7/2 इक्वल टू, देखो अंडर रूट लगाते ही यहाँ ये हट गया, यहाँ ये हट गया ना, तो वहाँ क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। क्या बचेगा, 3/2, लेकिन प्लस माइनस का बचेगा। आपको 2 रूट तभी मिलेंगे, अंडर रूट लगाते वक्त ध्यान रखना इस चीज़ का।
अब इसको सोल्व कर लो, 7/2 को उधर ले जाओ, एक बार प्लस साइन के साथ सोल्व करो, एक बार माइनस साइन के साथ सोल्व करो। आ रही बात समझ में? यस। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है, कॉपी करो इतना सब कुछ। चलिए देखिए, अगला जो टाइटल है हमारा वो है नेचर ऑफ रूट्स। जो हमने डिस्क्रिमिनेंट की बात छेड़ी थी बीच में, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिखो हेडिंग, नेचर ऑफ रूट्स। लिखा है हेडिंग? अब एक बार मुझे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखवा दो, बताओ डेल्टा बराबर क्या होता है? वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप डी लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात एक ही है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे। इसके अंदर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखें इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, है ना? 3 बातें होती थी ना, डी 0 से बड़ा, डी 0 से छोटा और डी बराबर 0। तीनों पे हम लोग बातें करेंगे। तो अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करें, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। लिखें पॉइंट नंबर 1, लिखें इफ़ डी ग्रेटर देन 0 then roots are real and distinct. real and distinct. distinct का मतलब समझते हो? अलग। डिफरेंट डिफरेंट, है ना? दोनों की अलग अलग वैल्यूज। लिखो, हो गया। पॉइंट नंबर 2, if d equal to 0, इक्वल। लिखें if d equal to 0 then roots are real and equal. रूट्स रियल भी तो होंगे, रियल रूट्स होंगे ना? यस। लिखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड गिवन बाय, इसी पॉइंट में लिखो कंटिन्यूस, एंड गिवन बाय x इक्वल टू माइनस b/2a। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप दोनों इक्वल रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 3, करें बात? पॉइंट नंबर 3 लिखो, इफ d लेस देन 0, इफ d लेस देन 0 तब क्या होगा? इमेजिनरी रूट। लिखें इफ d लेस देन 0 देन रूट्स आर imaginary and occur in conjugate pair and occur in conjugate pair। conjugate pair का मतलब क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखी थी ना, कॉन्जुगेट। देखो पहली बात तो इमेजिनरी रूट्स कब आएंगे वो भी बात सीखें अच्छे से। इसी पॉइंट पे मैं आपको इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है वो सिखा देता हूँ। जस्ट सपोज, इधर रफ में सीख लेते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, है ना? साइड में लिख लीजिएगा। जस्ट सपोज कि अगर किसी ने आपसे कहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू -1, कोई ऐसा बोला है आपसे कि x स्क्वायर इक्वल टू -1, क्या ऐसा संभव है? पहली बात तो संभव है ही नहीं, क्योंकि किसी का स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये -1 नेगेटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, लेकिन उसने दिया है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? दोनों साइड अंडर रूट लोगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? √-1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अंडर रूट ऑफ -1 इज नॉन एज आयोटा। इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा, एंड डिनोटेड बाय समथिंग लाइक दिस, है ना? आई जैसा एक सिंबल होता है, इसको हम क्या कहेंगे? आयोटा। ये भी एक जैसे अल्फा बीटा होता है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसी की तरह आयोटा भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है ना, ऐसे ग्रीक में भी अल्फ़ाबेट होता है, उसमें से ये एक है, आई जैसा बनता है। तो यहाँ आप ये समझे कि किसी का भी रूट अगर आपको दिख जाए माइनस में, तो उसको आप आयोटा की फॉर्म में ले जाएंगे। जस्ट सपोज किसी ने आपसे कहा कि रूट में -2, तो ये कितना हो जाएगा?
√2i देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √-1, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 आयोटा, आई नहीं आयोटा बोलना सीखो, √2 आयोटा। आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, लिख देता हूँ। आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर। आ रही बात समझ में, बात समझ में आ रही है। तो वो इमेजनरी जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो आयोटा की हम बात कर रहे हैं, है ना। अगर किसी रूट्स को लिखते वक्त आपको आयोटा वर्ड या आयोटा जैसा लेटर कहीं दिख जाए, इसका मतलब ये रूट्स इमेजनरी रूट्स हैं। आ रही बात समझ में। इसी में और भी कुछ एग्जांपल, जैसे रूट में -5 लिख दिया किसी ने, तो कितना जाएगा, √5 आयोटा, यस और नो। ठीक है, ये आयोटा के बारे में हम बाइनोमियल में और अच्छे से पूरा डिटेल में पूरा एक लेक्चर लेकर के डिस्कस करेंगे, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंस इसका होता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि कॉन्जुगेट पेयर की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ हमने क्या लिखा, d<0 पर रूट्स कैसे हैं हमारे, इमेजनरी एंड अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो कॉन्जुगेट पेयर का जो मतलब होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब होता है कि अगर एक रूट अल्फा p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो दूसरा जो बीटा होगा वो p माइनस आयोटा क्यू होगा। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। पेयर का मतलब समझते हो, ये लिखा वही है लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस का है, तो दोनों का एक पेयर बन गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का एक पेयर हमने बना दिया। तो इसको कहते हैं, जैसे आयोटा लग गया ना यहाँ पे, p और q तो रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं, p और q तो कोई दो एक नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि 2 + 3 आयोटा, तो 2 और 3 क्या है, रियल नंबर है, लेकिन इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई होते ही ये इमेजनरी बना, और इमेजनरी में रियल जोड़ते इमेजनरी हो जाएगा पूरा। आया समझ में। तो ये एक इमेजनरी क्वांटिटी है, ये भी क्या है, इमेजनरी क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते वक्त अंडर रूट में निगेटिव नंबर कुछ आ जाए तो वो आयोटा की फॉर्म में जाएगा, और आयोटा की फॉर्म में जाएगा तो वो कॉन्जुगेट पेयर बनाएगा और इमेजनरी रूट दिखाएगा। किसके लिए, डी नेगेटिव के लिए। डी कौन है, ये वाली वैल्यू, ये अंडर रूट में होती है ना फॉर्मूला लगाते वक्त, याद आ रहा है, अंडर रूट में होती है ना फॉर्मूला लगाते वक्त, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्जुगेट पेयर को इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो। देखिए नेचर ऑफ रूट्स में पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, लिखें, इफ a, b, c बिलोंग्स टू q, इफ a, b, c बिलोंग्स टू q, q क्या है यहाँ पे, नंबर सिस्टम पढ़ा है, हाँ, q का मतलब होता है रेशनल नंबर। तो अगर a b c जो आपके क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट है वो रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, लिखो आगे, एंड ऐसा लिखो, कोमा d पॉजिटिव, इफ abc बिलोंग्स टू q, कोमा d पॉजिटिव, एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, एंड d is perfect square, then roots are rational and distinct, then roots are rational and distinct। इस बात में, इस पॉइंट को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। जैसे किसी क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट है, तीनों कोफिशिएंट जो है वो रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपने उसका डी निकाला, क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डी पॉजिटिव आया, लेकिन डी कैसा आया, परफेक्ट स्क्वायर आया। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो 4, 9, 16, जिसका हमें अंडर रूट पता है उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं ना। तो ऐसा अगर डी आया तो रूट्स कैसे होते हैं, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल तो होंगे ही। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5 लिखो, इफ a, b, c लिखो, इफ a, b, c बिलोंग्स टू q, कॉमा डी पॉजिटिव
बट डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लिखा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू कॉमा डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल, देन रूट्स आर इरेशनल। इरेशनल समझते हो ना, लिख दूं मैं बोर्ड पे, इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। पहले रेशनल थे, अभी इरेशनल है। रूट्स आर इरेशनल एंड अकर इन conjugate pair and occur in conjugate pair। ठीक है, अब देखो यहां पे कॉन्जुगेट पेयर में इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं हो रही, डी अपना ग्रेटर देन 0 ही है। अब डी ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्जुगेट पेयर में कैसे अगर हो जाएंगे, ये डाउट आना चाहिए ना माइंड में। ठीक है, ये तो डी नेगेटिव के लिए हम अकर इन कॉन्जुगेट पेयर की बात करते थे, जहां आयोटा को हम इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर का मतलब होता है, जैसे जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल, अगर एक रूट मेरा p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस रूट क्यू। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट पेयर। अरे बात समझ में है ना। कॉन्जुगेट पेयर में क्या, देखो p और q तो रियल नंबर से बिलोंग है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल क्वांटिटी है, अंडर रूट में है ना, इसलिए ये भी इरेशनल है। तो यहाँ इनका डिफरेंस है, यहाँ इनका समेशन है, इसी को हम कहेंगे कॉन्जुगेट पेयर। आ रही बात समझ में। ठीक है, साइड में लिख लीजिएगा, p एंड q बिलोंग्स टू r। ठीक है, लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक सिंपल है सारी चीज़ें। अभी इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया हमारा, जब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे, तो वहीं पर एक आता है टॉपिक छोटा सा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आता है तुम लोग को फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा। वेरी गुड, तो हेडिंग लिख लीजिएगा। ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स की बात हम एंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक हेडिंग लिख लीजिएगा, छोटी सी हेडिंग है, मैं यहीं लिख देता हूँ ऊपर, लिखे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको रूट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, रूट्स, और वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, तो कैसे बनाते हैं हम लोग? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, रह जाएगा याद। ठीक है, इसको आप बचपन में पढ़े हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ गई हो तो एक छोटा सा पॉइंट और मेरे माइंड में कब से चल रहा है, क्या होता है कई बार आईआईटी वाले क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ही बात नहीं करते, वो डिफरेंस ऑफ रूट्स पे भी बात करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे आप? वो वाले फॉर्मूला से, एक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इनटू बीटा वाले से। अच्छा, हाँ वो एक तरीका है सॉल्व करने का, और एक तरीका और है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इतना कॉपी कर लो, मैं बताता हूँ।